हेलो बच्चों, नमस्कार। हम आपका सृष्टि कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने YouTube चैनल में आपको क्या-क्या पढ़ाएंगे। तो हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से फिजिक्स और मैथ का फुल कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें से हमारे पास क्या होगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, डाउट डिस्कशन होगा जो गूगल मीट के द्वारा किया जाएगा और मॉक टेस्ट होगा। गूगल मीट के द्वारा भी हम डाउट डिस्कशन करेंगे या ऐप के माध्यम से जो भी डाउट डिस्कशन होंगे वो करेंगे। हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा, तो हम फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी को कवर करते हुए एक स्टैंडर्ड बुक कुमार मित्तल। तो हम एनसीईआरटी के साथ साथ कुमार मित्तल को भी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक हैं, तो उन टॉपिक में हमको पढ़ना है वैद्युत स्थितिकी, विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत स्थैतिक विभव और धारिता, धारा विद्युत, इसके अंतर्गत आएगा विद्युत धारा, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम। और क्या होगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, इसके अंतर्गत होगा गतिशील आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व और पदार्थ। चौथा टॉपिक हमारे पास होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंतर्गत हमें चैप्टर पढ़ने हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। पहले भाग में जो लास्ट इकाई होगी वो होगी हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या हैं और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये हम आपको पहले भाग के अंतर्गत इतने चैप्टर पढ़ाएंगे। दूसरे खंड के अंतर्गत क्या आता है, तो दूसरे खंड के अंतर्गत हमारे पास आता है प्रकाश की ऑप्टिक्स, जिसमें से चैप्टर होगा हमारे पास किरण प्रकाश की और प्रकाशीय उपकरण, तरंग प्रकाश की। अगला होगा विकिरण और पदार्थ का द्वैत स्वरूप, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके अंतर्गत होगा विकिरण का द्वैत स्वरूप और प्रकाश विद्युत प्रभाव। आठवां चैप्टर हमको पढ़ना होगा परमाणु और नाभिक, परमाणु की संरचना, नाभिक। इसके बाद होगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स। 10वां चैप्टर होगा जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर, संचार प्रणाली, संचार के सिद्धांत, एनालॉग सिस्टम। तो ये चैप्टर हमको फिजिक्स में पढ़ने होंगे। हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो हम आपको थ्योरी, जितनी भी थ्योरी होगी विद कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छे मटेरियल के रूप में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंतर्गत जितने भी डेरिवेशन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उन सब का हम डिस्कस करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हम मैथ में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। तो मैथ में हमको पढ़ना होगा एनसीईआरटी और इसके साथ कोई एक स्टैंडर्ड्स बुक। स्टैंडर्ड्स बुक से हमारा तात्पर्य है कि हमें कोई एक अच्छी किताब पढ़ना है, जैसे हरस्वरूप शर्मा या राजीव प्रकाशन अथवा आर डी शर्मा भी हम ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हम आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे, संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मैट्रिसेस, अवयव या डिटर्मिनेंट, अविरतता और अवकलनीयता, अवकलजों के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, और होगा हमारे पास सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामिंग और प्रायिकता। तो इन चैप्टरों को हमको गणित के अंतर्गत पढ़ना होगा। हम आपको गणित में ऐसा सिलेबस या ऐसा चैप्टर कवर करके पढ़ाएंगे
कि आपको मैथ में कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो है हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आवेश क्या है, आवेश के गुण क्या हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो इनसे आधारित चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पहला लेके चलते हैं, चैप्टर है हमारे पास कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। क्या है? कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो जिसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी से हमारा अर्थ क्या है? स्थिर मतलब होता है विरामावस्था। वैद्युतिकी में वैद्युत शब्द आया है। वैद्युत का मतलब होता है आवेश। मतलब हम इस के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो विरामावस्था में आवेश होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था में स्थित आवेशों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा 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 जिसमें जिसमें विरामावस्था में स्थित विरामावस्था जिसमें विरामावस्था में स्थित विरामावस्था में स्थित आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी हमारे पास क्या है? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है, स्थिर का अर्थ होता है विरामावस्था से और वैद्युत का मतलब होता है आवेश से। तो हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो आवेश विरामावस्था में होंगे हम उनका अध्ययन करेंगे। हमारा अर्थ क्या है? स्थिर का अर्थ है विरामावस्था से। स्थिर का अर्थ किससे है? विरामावस्था से। स्थिर का अर्थ होता है विरामावस्था, जो गति ना करे, विरामावस्था। और वैद्युत 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 को कहते हैं आवेश। वैद्युत को हम क्या कहते हैं? आवेश। तो ऐसे आवेश जो विरामावस्था में होंगे, ऐसे आवेश जो विरामावस्था में होंगे तो हम उनका इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी से अर्थ क्या है? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम विरामावस्था में स्थित आवेशों का अध्ययन करते हैं। दूसरा टॉपिक हम क्या है? अब हम पढ़ेंगे आवेश। आवेश के विषय में जानेंगे आवेश क्या है और ये जानेंगे कि आवेश के गुण क्या क्या है। आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, है ना, किसने इसकी खोज किया, हम उसके विषय में
अब आगे पढ़ते हैं। आवेश, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है? देखिए, हमने बहुत सारे क्रियाकलाप अपने दैनिक जीवन में किया होगा। जैसे यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये कोई एक लड़की है, ये एक लड़का है। इसने क्या किया, एक गुब्बारा लेकर इसके बालों पर रगड़ दिया। रगड़ने के बाद जब गुब्बारे को हम ऊपर उठाते हैं तो बाल क्या हुए, उसकी ओर आकर्षित हुए। तो इसका मतलब क्या है कि इस गुब्बारे पर क्या रहा होगा, धनायन। बालों पर क्या होगा, ऋणायन। या धनायन या ऋणायन क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण हुआ। इसी प्रकार हमने यहाँ पर क्या दिखाया है, ये हमने एक कंघा लिया, ये कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके बिखेर दिया। इस कंघे को अगर हम क्या करते हैं कि कुछ समय तक अपने बालों पर रगड़ दें। रगड़ने के बाद अगर हम उस कंधे को उस कागज के टुकड़ों के पास ले जा रहे हैं, तो ये हमने करके देखा होगा क्या होता है। तो अगर हम इस कंघे को इन टुकड़ों के पास ले गए तो ये टुकड़े उसकी ओर कंघे में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं या उस पर चिपक जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो कागज के टुकड़े हैं उन पर धनावेश पाया जा रहा है, कंघे पर हमारे पास ऋणावेश पाया जा रहा है। तो इन धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण हुआ होगा, ये इसके कंघे की ओर चिपक गए होंगे, आकर्षित हो गए होंगे। तो वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश के संबंध में एक यूनानी दार्शनिक थे, थेल्स। कौन थे? थेल्स। एक यूनानी दार्शनिक थे हमारे पास, थेल्स। तो यूनानी दार्शनिक थेल्स ने क्या किया था? थेल्स ने क्या किया था? थेल्स ने ये किया था कि अगर हम एक पदार्थ होता है अंबर, अंबर नाम का कोई पदार्थ लेकर उसको ऊन पर कुछ समय तक रगड़ते रहिए। फिर उसके बाद अगर उस पदार्थ को हम अन्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों की ओर अगर हम ले जाते हैं, तो वो पदार्थ अंबर नामक पदार्थ पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? घर्षण के कारण हो रहा है। तो उसे गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो हम ये लिखेंगे इसमें, यूनानी दार्शनिक थेल्स 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व की घटना है। 2500 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक थेल्स, क्या नाम था उनका, थेल्स, ने यह बताया कि, ने यह बताया कि, यह बताया कि जब, जब अंबर नामक पदार्थ को, जब अंबर नामक पदार्थ को, अंबर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा जाता है, ऊन से रगड़ा जाता है, ऊन से रगड़ा जाता है, ऊन से रगड़ा जाता है। अगर हम अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो पदार्थ अन्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, रगड़ा जाता है। तो वह, तो वह अन्य पदार्थों के, तो वह अन्य पदार्थों के, अन्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, को आकर्षित करता है, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो थेल्स ने क्या देखा,
अगर हम अंबर नामक पदार्थ को अगर हम ऊन से रगड़ते, रगड़ने के बाद उसको अगर हम किसी अन्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों की ओर ले जाते, तो वो पदार्थ उसकी ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट, आकर्षित होते हैं। ये क्रिया होती किसके कारण, घर्षण के कारण। यह घटना यह घटना घर्षण के कारण होती है, घर्षण के कारण होती है। यह घटना घर्षण के कारण होती है। किसके कारण होती है घटना बच्चों, घर्षण के कारण। अगर हम अपना पेन लेकर उसको बालों पर कुछ समय के लिए रगड़ते रहे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर कर बिखेर दें, फिर जब उस पेन को हम कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े पेन पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। किसके कारण होता है बच्चों, घर्षण के कारण होता है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि वैद्युत आवेश हमारे पास क्या है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है कि वैद्युत आवेश क्या करता है कि किसी पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। कैसे करता है, अगर हम क्या करें कि कांच की एक छड़ लेकर उसको, मान लीजिए कि हमारे पास रेशम का कोई कपड़ा है, ये हमारे पास क्या है, रेशम, ये हमारे पास एक रेशम का कपड़ा है। इस रेशम के कपड़े पर हमने क्या किया कि ये एक हमने कांच की कोई छड़ ले लिया, ये हमने कोई क्या किया, कांच की एक छड़ ले लिया। इस छड़ को इस रेशम पर हमने क्या कर दिया, रगड़ दिया। इसको हमने क्या किया, रगड़ दिया। रगड़ने के बाद क्या किया, एक धागे की सहायता से हमने क्या किया, इस छड़ को ऐसे करके लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक। फिर हमने कोई दूसरा छड़ लिया, रेशम, या हमने रेशम का कोई कपड़ा लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर हमने एक कांच की दूसरी छड़ ले लिया, ये हमने कांच की कोई दूसरी छड़ ले लिया। इसको, इस कांच की छड़ को यहां रगड़ने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम इस कांच की छड़ की ओर ले जाते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित होता है। अब ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। अगर हम रेशम से एक कांच की छड़ को रगड़कर यहां स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, दूसरी कोई कांच की छड़ लेकर उसको फिर से रेशम से रगड़कर उसकी ओर अगर हम ले जाते हैं तो ये छड़ क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। ये छड़ क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी। इसके बाद अगर हम क्या करें कि एक कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ दें, एक कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दें, अब उनको पास पास ले जाएंगे तो क्या होगा, आकर्षित होगी। तो इसके आधार पर हम वैद्युत आवेश की ये परिभाषा इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश क्या है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अन्य पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ, किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जो जो अन्य पदार्थों को, जो अन्य पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अन्य पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है।
आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इससे हमको अर्थ यह निकलता है कि आवेश दो प्रकार का हुआ होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। या दूसरी तरीके से हम आवेश की ये भी परिभाषा बता सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें वैद्युत और चुंबकत्व के गुण उत्पन्न होते हैं। तो एक तरीके से हम आवेश के विषय में यह भी बता सकते हैं, आवेश या किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें या हम कह सकते हैं वह गुण है जो वैद्युत या चुंबकत्व, जो वैद्युत या चुंबकत्व, वैद्युत या चुंबकत्व के प्रभावों को उत्पन्न करता है, के प्रभावों को उत्पन्न करता है, के प्रभावों को उत्पन्न करता है। तो हमको वैद्युत आवेश की इस तरीके से परिभाषाएं मिल जाती है। वैद्युत आवेश की खोज किसने किया, सबसे पहले 2500 वर्ष पहले थेल्स ने किया था। और भी कई सारे वैज्ञानिक थे, उनका अलग अलग विचारधाराएं थी। इसके बाद जैसे गिलबर्ट ने क्या किया था, आबनूस की छड़ लेकर उन्होंने बिल्ली के खाल पर रगड़ा था। थेल्स ने क्या किया था कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन पर रगड़ा, उसके बाद देखा कि वो पदार्थ अन्य छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो अन्य पदार्थों को क्या करे, या आकर्षित करे अथवा प्रतिकर्षित करता है, उसको हम वैद्युत आवेश कहते हैं। या आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत या चुंबकत्व के प्रभावों को उत्पन्न करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब बच्चों हम क्या आगे देखते हैं कि आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उसको देखेंगे। अब आगे हम चलते हैं कि आवेश के गुण क्या है, आवेश के गुण क्या है। आवेश के गुणों में देखो, हमने यहाँ पर जो पहला नंबर है उसमें क्या दिखा रखा है, अगर हमारे पास एक कोई वस्तु है जिस पर हमारे पास यहाँ पर हमने दिखाया माइनस का आवेश, यहाँ प्लस भी हो सकता है, तो कोई एक आवेशित वस्तु है और कोई एक अनावेशित, इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जा रहा है। अगर हम एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास में ला रहे हैं तो क्या होता है कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो क्या होता है, मतलब आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है। ये स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक कि दोनों वस्तुओं का आवेश समान नहीं हो जाता है। तो पहला इसका गुण होता है कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास में लाया जाता है तो आवेशों का स्थानांतरण तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाता। ये इसका पहला गुण है। दूसरा हमने यहाँ पर दिखाया है कि एक हमारे पास कोई प्लस का आवेश है, दूसरा हमारे पास माइनस का आवेश, एक प्लस का आवेश है, दूसरा हमारे पास माइनस भी है ना। अपोजिट हमने यहाँ पर कहा, अपोजिट हमारे पास चार्ज दिखाए गए हैं, एक हमारे पास धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अगर हम कहते हैं दो समान प्रकार के आवेश हैं, इक्वल चार्ज हैं, ए प्लस का है दूसरा भी प्लस का है,
ये माइनस का है, दूसरा भी माइनस का है, तो क्या हो रहा है, पीछे हट रहा है। तो इससे हमको अर्थ निकलता है कि अगर हमारे पास विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उनमें हमेशा आकर्षण होता है, और अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ से हमको पता ये लगता है कि विपरीत प्रकार के आवेश 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 एक दूसरे को विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हमारे पास प्लस माइनस है तो क्या होगा, तो हमने क्या कहा, अगर हमारे पास विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षित होंगे, समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे या पीछे हटेंगे। तो इसमें हम ये बता सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, तो बच्चों अगर हमारे पास दो समान प्रकार के आवेश हैं तो वो पीछे हटते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो हम ये कहेंगे कि विपरीत प्रकार के आवेश विपरीत प्रकार के आवेश विपरीत प्रकार के आवेश विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और भी हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास समान प्रकार के आवेश है तो क्या करेंगे, पीछे हटते, मतलब प्रतिकर्षित होते हैं। समान प्रकार के आवेश समान प्रकार के आवेश समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। तो आवेशों में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास दो आवेश होंगे, अगर दोनों प्लस के हैं अथवा दोनों माइनस के हैं तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत प्रकार के हैं, एक है प्लस का, दूसरा आवेश हमारे पास है माइनस का, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। इसके बाद अगला गुण इसका क्या होता है, अगला गुण इसमें दिखाया गया कि आवेशों को उसने दो भागों में बांटा है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इसमें हम कहेंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आवेश
आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश, पहला होता है हमारे पास धनात्मक आवेश, पहला धनात्मक आवेश। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। आगे के गुणों में आवेश के हम क्या पढ़ेंगे, देखिए। अगर कहते हैं अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, अगर कोई पदार्थ है उसका कोई परमाणु है, अगर उस पर धनात्मक आवेश पाया जा रहा है तो फिर क्या होगा। अगर उस पर धनात्मक आवेश पाया जा रहा है तो क्या होगा। तो अगर किसी परमाणु पर प्लस का आवेश होता है तो हमेशा उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती, कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। प्लस आवेश होने का मतलब प्लस होता है दाता। दाता क्या करता है, अगर जो दाता है वो क्या करता है, दाता जो होता है वो किसी को देता है, तो जब वो देता है तो उसके पास कम हो जाता है, उसके पास कम हो जाता है। तो इसमें हम ये बताते हैं कि यदि किसी पदार्थ के परमाणु में, यदि किसी पदार्थ, यदि किसी पदार्थ, यदि किसी पदार्थ के परमाणु में, यदि किसी पदार्थ के परमाणु में धनात्मक आवेश है, ऐसा आवेश है, धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों, तो क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। दूसरा हम इसमें क्या बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि उस पर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक का अर्थ है हमारे पास ग्राही से। ग्राही क्या काम करता है, ये किसी से लेगा, तो अगर हम किसी से मान लेते हैं 100 रुपए ले लिया तो हमारे पास धनराशि क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर ये किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास बढ़ेंगे। मतलब क्या है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ, यदि किसी पदार्थ के परमाणु में, यदि किसी पदार्थ के परमाणु में कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश, यदि किसी पदार्थ के परमाणु में ऋणात्मक आवेश है, यदि किसी पदार्थ के परमाणु में ऋणात्मक आवेश है तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, अगर हमारे पास माइनस का आवेश पाया जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो अगर प्लस का आवेश है तो कमी होगी और माइनस का आवेश है तो क्या होगा, अधिकता होगी। अगले गुण में हम ये क्या पढ़ते हैं, अगला ये कहता है अगर हमारे पास कोई पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e है तो उस पदार्थ में आवेश कितना होगा, उस पदार्थ में आवेश कितना होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन, यदि किसी पदार्थ में, यदि किसी पदार्थ में
एन इलेक्ट्रॉन, एन क्या हो हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हो, तथा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो, तथा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो, E हो, तो उसमें आवेश कितना होगा, तो उसमें आवेश, तो उसमें आवेश क्या होता है, तो उसमें आवेश होगा एन ई के बराबर, कितना होगा, एन ई के बराबर। तो हमने आवेश के गुणों में क्या देखा, पहला हमने बताया कि अगर एक कोई हमारे पास कोई एक वस्तु है जिसको हमने आवेशित कर रखा है, दूसरी कोई वस्तु है जिस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जा रहा, अगर हम दो वस्तुओं को पास पास रखते हैं तो उसमें आवेशों का स्थानांतरण होता है, वो स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। दूसरा फिर हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि अगर हमारे पास दो समान प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो आकर्षण होता है। फिर हमने देखा कि आवेशों को दो भागों में बांटा जा सकता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इसके बाद चौथा हमने गुण क्या देखा कि यदि किसी पदार्थ पर प्लस का आवेश पाया जाता है तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, अगर उस पर माइनस का आवेश पाया जा रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की हमेशा अधिकता होती है। पांचवा गुण हमने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई पदार्थ है उसमें n इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, तो उसमें आवेश होता है Q बराबर n E। और भी हम आगे गुण देखिए इसके क्या होते हैं, तो इसमें हम अगला गुण ये बता सकते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, या आवेश एक कैसी राशि होती है, राशि का मतलब हमारे पास किससे, सदिश से और अदिश से, तो आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, आवेश, आवेश अदिश राशि है, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। अगला गुण देखते हैं, अगला गुण हम ये कह सकते हैं कि आवेश का जो एसआई पद्धति पर मात्रक होता है, आवेश का एसआई पद्धति, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगर एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में मात्रक, तो आवेश का बच्चों सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, स्थैत कूलाम, क्या होगा, स्थैत कूलाम, क्या होता है, स्थैत कूलाम होता है, स्थैत कूलाम होता है। तो ये जो मात्रक होता है वो वैद्युत स्थैतिक मात्रक होता है, इसका वैद्युत स्थैतिक मात्रक हो जाता है स्थैत कूलाम। और एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम, एक कूलाम जो होता है वो हमारे पास 3×10⁻⁹, 3×10⁻⁹ ESU, ESU, स्थैत कूलाम को हम ESU के नाम से भी जानते हैं। जहां हम ESU को क्या बताते हैं, जो ESU होता है, ESU को हम क्या कहते हैं, ESU को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज,
यूनिट ऑफ चार्ज। एक कूलाम जो होता है वो 3 गुणे 10⁻9 ESU के बराबर होता है। ESU के बराबर होता है। और ESU को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये तो हो जाता है वैद्युत स्थैतिक मात्रक। अब इसका वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय मात्रक। तो आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? आवेश का वैद्युत आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक। वैद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? तो उसको कहा जाता है EMU। क्या कहते हैं? EMU होता है। EMU होता है। और एक EMU जो होता है, एक EMU ये होता है 3 गुणे 10 की पावर 10। 3 गुणे 10 की पावर 10 ESU। या हम इसी को कह सकते हैं 10 कूलाम। इसी को हम क्या कह सकते हैं? 10 कूलाम। क्यों कह सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 9 ESU गुणे 10। तो 3 गुणे 10 की पावर 9 ESU होता है कूलाम के बराबर। जहां पर हम EMU को क्या पढ़ेंगे? EMU को क्या पढ़ेंगे? तो EMU को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज। तो आज के लेक्चर्स में बच्चों इतना ही रखते हैं। कल हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कूलाम का नियम क्या है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि वैद्युत स्थैतिकी होती क्या है। इसके बाद आवेश क्या है, आवेश की खोज किसने किया, और आवेश के गुण क्या क्या हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम के आधार पर आगे के जो डेरिवेशन बनते हैं वो क्या होता है। तो ये सब हम अगले लेक्चर्स में इसकी चर्चा करेंगे। बच्चों हम आपको एक बेहतर ढंग से एक पूरा सिलेबस करवाएंगे।